हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान स्टडी हसलर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मारवाड़ के राठौर वंश एवं इसके प्रतापी शासकों की, और इसके बाद भी जैसे बीकानेर के हो गए और शाकंभरी के चौहान हो गए और बीकानेर का राठौड़ वंश हो गया, उन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो इसी पर बेस रहेगा। और इससे पहले हम गुहिलों का जो है, गुहिल हम पढ़ चुके थे कि गुहिल कहाँ से आए और क्या-क्या इनके बारे में मत हैं, उन सब के बारे में हम जान चुके थे। और अब हम मारवाड़ का जो राठौर वंश है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। मारवाड़ का राठौर वंश एवं इसके प्रतापी शासक। जिस प्रकार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के गुहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। राठौड़ की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। राठौड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक विवाद बना हुआ है आज भी। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्ववत के पुत्र राजा वृहदबल से पैदा होना लिखा है। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशीय माना है और इन्हें ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया है। नैन्सी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। कर्नल टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, कर्नल टोड जहां पे आ जाता है तो वो चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कर्नल टोड ने इन्हें क्या माना है, सूर्यवंशी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष, आदि पुरुष सिहा था। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जोधपुर के राठौड़ों का जो मूल पुरुष माना जाता है, वो उसे किसे माना जाता है, तो सिहा को माना जाता है, जिसे कन्नौज के गेड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सिहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सिंहा के बाद में सबसे प्रतापी शासक रावचुंडा, जो 1394 से 1423 ईस्वी तक रहे। अपने शासन और कूटनीति से रावचुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों खाटू, डिडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया। पुंगल के भाटियाओं द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। इसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया। तो आपको ये भी ध्यान, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस चीज के अंदर है कि उनकी पत्नी ने जो थी चांद कंवर, उन्होंने चांद बावड़ी का निर्माण कहाँ करवाया, तो जोधपुर में करवाया। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राव रणमल 1427 से 1438 ईस्वी तक रहे। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का जो पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। उसने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका बहारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई। तो रणमल के बाद में राव जोधा आते हैं। तो राव जोधा 1438 से 1489 तक का इनका शासनकाल रहा है। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। 1438 में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि 1459 में राव जो थे जोधा, उन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे मेहरानगढ़ कहते हैं। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। देखिए, तथ्यों से भी कई बार अभी कथन और निष्कर्षों में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एक एक चीज ठीक से पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो डॉक्टर हीराचंद वाली जो लाइन है, आप इसे अपने नोट्सों में जरूर ऐड करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राव मालदेव
1531 से 1562 ईस्वी तक ये शासनकाल में रहे। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इनका पिता श्री राव गंगा था। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। ये पूछा जा चुका है रूठी रानी का। इसके बाद में इस घटना का कारण यह था कि मालदेव की ससुर व उमादे का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी और इस घटना के बाद मालदेव व उमादे के बीच संबंध बिगड़ गए। वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही। वह इतिहास में रूठी रानी नाम से प्रसिद्ध हुई। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जेतसिंह पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। वीरमदेव व राव जेतसिंह शेरशाह की शरण में चले गए। 1539 व 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर दर भटक रहा था। तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। इसके बाद 1543-44 में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मेवाड़ छोड़ दिया। मगर उसके सेनापतियों जेता और कुंपा ने जनवरी 1544 में गिरिसुमेल के युद्ध में शेरशाह से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा, एक मुट्ठी बाजरे की खातिर मैं आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। इसके बाद में राव चंद्रसेन, मारवाड़ का बुला बिसरा राजा जिसको कहा जाता है, और प्रताप का अग्रगामी भी इनको कहा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में 1562 से 1581 तक का इनका जो शासनकाल रहा है, राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश न था, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार 1564 में कर लिया। 1570 ईस्वी के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया और चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचने की संभावना समाप्त कर दी। इसके बाद में 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भादराजुन में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया, तो वहां से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी मार्ग दुर्गम थे। वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा, तो मुगल अधिकारियों ने उसके मुगल समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल सुखराज, सुजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। फिर भी चंद्रसेन हाथ ना आ सका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहां से कानूजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ के लोग अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। फिर भी मुगल सेना ने उनका पीछा न छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा।
विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। ये आप ध्यान रखिएगा कि विश्वेश्वर नाथ जो रेऊ है उन्होंने महाराणा प्रताप से की है किसकी, चंद्रसेन की तुलना, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है और इतिहास का भूला बिसरा राजा भी इन्हीं को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 ईस्वी तक मोटा राजा उदय सिंह का शासनकाल रहा है। 1581 से 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा सीधे केंद्र के अधीन क्षेत्र था। ये आपको ध्यान रखना है। ये कब था खालसा, तो ये 1581 से 1583 ईस्वी तक था। इसके बाद में 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। यह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गुसाई का विवाह जहांगीर से किया। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया था। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का शासनकाल जो रहा वो 1638 से 1678 ईस्वी तक रहा। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह ने अपने विवाह हेतु बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया और खिलत, जड़ाऊ, जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब तथा 4000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया गया। चूंकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष की थी, बादशाह ने आसोप ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया और 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया। उत्तराधिकार युद्ध 1657-58 में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। जसवंत सिंह के जोधपुर लौटने के बाद में उनकी रानी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या वहां पर मर मिटते हैं। महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते, यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने एवं जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जयसिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु वहां शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं 28 नवंबर 1678 को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध हैं। इन नामों को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से नया प्रश्न बन सकता है। मुनोत नेन्सी उसका मंत्री था। नेन्सी ने नेन्सी ख्यात व मारवाड़ी परगनारी विगत नामक ग्रंथों की रचना की थी। अब बीकानेर का राठौर वंश एवं इसके प्रतापी शासक आते हैं, तो चलिए इन्हें भी पढ़ लेते हैं अपन। राव बीका 1465 से 1504 ईस्वी। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 ईस्वी में वह जंगल प्रदेश में आ गया। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जंगल प्रदेश को राव बीका व जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता। दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया।
भाव, चौहान, खिंचियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर अब उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। इसने देशनोक के करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देशनोक में जो करणी माता का जो मंदिर है उसका जो मूल निर्माता है वो है राव बीका। इसके बाद में आते हैं राव लूणकरण। लूणकरण की अगर हम बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो रहा है 1505 से 1526 ईस्वी तक। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। यह 1526 ईस्वी में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अबी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरोछंद में, देखिए राव जेतसिरोछंद किनका है तो ये बीटू सूजा का है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने इस ग्रंथ में कलयुग का कर्ण जो है वो राव लूणकरण को कहा है। कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं तो राव लूणकरण को कहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। करमचंद्र वशोत्कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। लूणकरण सर झील का निर्माता भी इसे ही स्वीकार किया गया है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। राव जेतसी जी आते हैं। राव जेतसी जी का जो शासनकाल है वो 1526 से 1541 ईस्वी तक रहा है। जेतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं के भाई को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरोछंद में किया। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा, मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 ईस्वी में साहेबा पाहेबा जोधपुर के युद्ध में राव जेतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके बाद राव कल्याणमल जी आते हैं। इनके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। राव कल्याणमल 1541 से 1574 ईस्वी तक थे। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया। इसने भटनेर के किले पर अधिकार किया तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। कल्याणमल मुगल अधीनता को स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। कल्याणमल मुगल अधीनता को स्वीकार करने वाले पहले राठौड़ शासक थे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया और वहीं उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जिसने वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना करी तो पृथ्वीराज जी थे वो। इस चीज का ध्यान रखें। राव राय सिंह, इसके बाद में सबसे प्रतापी शासक राव राय सिंह जी, जो 1574 से 1612 ईस्वी तक रहे। यह 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। इसने अकबर के गुजरात अभियान का कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने 1572 ईस्वी में इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा किले के दरवाजे पर जयमल पत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा जिसे निमटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कर्ण कहा है। देखिए कलयुग के कर्ण तो राव लूणकरण जी थे और राजपुताने के कर्ण श्री राव राय सिंह जी थे। तो इनकी संज्ञा दी है, किसने दी है? मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने के कर्ण की। राव कर्ण सिंह, अब देखे राव कर्ण सिंह 1631 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक थे। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखनिया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध 1642 से 1644 तक चला और ये हुआ जो मटीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ
सुख सप्तति में कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया है। देखिए ये एक नया प्रश्न बनता है कि चिंतामणि भट्ट ने सुख संपत्ति में जांगलधर बादशाह किसे कहा है, तो राव कर्ण सिंह। तो कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। इसके बाद में यहाँ पे हमारा बीकानेर के जो राठौड़ वंश थे वो समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं शाकंभरी का चौहान वंश व इसके प्रतापी शासक। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। वंशावलियों और ख्यातों ने इनको अग्निवंशीय माना है और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के विचारों से तो ये सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे और अचलेश्वर के मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्यवंशीय का किन्होंने बताया और चंद्रवंशीय का किन्होंने बताया, इनका आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठता है। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं और इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वसुदेव चौहानों का आदि पुरुष था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। वाकपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। विग्रहरादित्य चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 983 ईस्वी का हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। विग्रहरादित्य के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरी घट शत्रु संगारक मिलती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। इसके बाद सबसे प्रतापी शासक अजय राज जी आते हैं। 1105 से 1133 ईस्वी। अजय राज जो 1105 में शासक बना, इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 ईस्वी में इसने अजय मेरू अजमेर नगर बसाया तथा चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए, जो अजय प्रिय द्रंब कहलाए। कुछ मुद्राओं पर उनकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। अजय राज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। अर्णोराज 1113 से 1155 ईस्वी। अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुए। इसने अजमेर में आनासागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज शैव था, किंतु उसमें अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना थी। उसने अजमेर में खरतगर्रच के अनुयायियों के लिए भूमिदान दिया। देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे, जिनको उसने सम्मानित किया था। वैसे तो चालुक्यों के हाथों पराजय से उसे कुछ मानहानि उठानी पड़ी थी, फिर भी गजनवियों को परास्त कर और मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया। विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल है वो 1158 से 1163 ईस्वी तक रहा। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। इसने गजनी के खुसरू शाह को भी परास्त किया। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जयानक भट्ट ने कवि बांधव की उपाधि हमारे विग्रहराज चतुर्थ जी को दी है। विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर वहां 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। विग्रहराज ने बीसलपुर बसाकर वहां बीसलपुर झील बनवाई। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता
साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं रही थी। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं थी, हरिकेली नाटक से उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। किलहोन ने भी उसकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। वीरराज का समय सपाद लक्ष्य का स्वर्ण काल था। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बने। 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रवेश के भंडारकों को पराजित किया। इसी वर्ष इसने महोबा में चंदेल शासक को पराजित किया, जिससे वीर आला उदल लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया एवं स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तो गोरी को उसने पराजित किया, मगर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह गोरी से पराजित हुआ, जिसने चौहान राज्य का तो पतन हुआ ही, भारत में तुर्की शासन की भी नींव पड़ी। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्यानुरागी एवं गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्र बड़दाई उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। संयोगिता स्वयंवर कथा। कन्नौज के शासक जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया तथा अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। संयोगिता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक राजा महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर वह मन ही मन बहुत बड़ी दुखी थी, किंतु जब वह दरवाजे तक पहुंची तो उसे द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई। उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया और चौहान सैनिकों ने गढ़ वालों को उसका पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया, पर इस घटना से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता और बढ़ गई। इसके बाद संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर रोमिला थापर एवं डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना है। समकालीन फारसी तवारीखों में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन की अवश्य किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है कि हम्मीर महाकाव्य तथा रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटनाओं को ही काल्पनिक मान लिया जाए, यह भी उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य एवं वास्तविक है, अतः यह घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। सीवी वैद्य और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है। इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ उतार चढ़ाव या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अब हम रणथंभौर के जो चौहान है उनका हम जो उनके प्रतापी शासकों को देखना हम शुरू करेंगे। तो रणथंभौर के चौहान को हम शुरू करते हैं। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज 1194 में ईस्वी पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। उसके उत्तराधिकारी क्रमशः वाल्हन, प्रहलादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से
हुआ, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी वाघभट ने भी दिल्ली में भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया। उसके पुत्र जेत्र सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंबोर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। हम्मीर, इनके बाद में हम्मीर आते हैं। हम्मीर 1282 से 1301 ईस्वी। 1282 ईस्वी में हम्मीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया एवं मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। 1291 ईस्वी में जलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। हम्मीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह व केहब्रू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर से नाराज हो गया। हम्मीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया, तब 1299 ईस्वी में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंबोर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसे छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने हम्मीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हम्मीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में हम्मीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर कर लिया। हम्मीर वीर, उदार एवं शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नयनचंद्र सूरी ने हम्मीर महाकाव्य जोधराज के हम्मीर रासो एवं चंद्रशेखर के हम्मीर हट नामक ग्रंथों से हम्मीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हम्मीर के लिए यह दोहा प्रसिद्ध है। सिंह सवन सत्य पुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट, चढ़े न दूजी बार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जालोर के जो चौहान है उनका हम अध्ययन करेंगे अब। जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के समय जालोर पर शासकों का अधिकार था। जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था, जिसने 1181 ईस्वी में इस वंश की नींव रखी। कानड़ देव 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक। कानड़ देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कानड़ देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हुआ। 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर भेजा। वह कानड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया। दिल्ली दरबार का माहौल कानड़ देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कानड़ देव दिल्ली दरबार से चला आया, जिसके बाद कानड़ देव व अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। नेणसी ने युद्ध का कारण कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया है। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया और उसका नाम खेराबाद रखा तथा कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का सेनापति नियुक्त किया। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालोर पर घेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिल सकी। अंत में कानड़ देव के एक दहिया सरकार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कानड़ देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन ने जालोर को जीतकर उसका नाम जलालाबाद रख दिया। इसके बाद हम आमेर के कछवाहा वंश के प्रतापी शासकों का अध्ययन करेंगे।